गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं जीएसटी, चैप्टर चल रहा है 15 रिटर्न्स। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 5। 5 रिटर्न हो चुके हैं। 1 एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, 6 जनों को छोड़ के। एनआरटीपी, आईएसडी, ओएडा, टीडीएस, टीसीएस, कंपोजिशन। और जीएसटीआर 2 जीएसटीआर 2 ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8 के थ्रू। जीएसटीआर 2 दो तरीके के होते हैं, 2A और 2B। दोनों ही रीड ऑनली डॉक्यूमेंट होते हैं, सिस्टम जनरेटेड होते हैं। लेकिन 2A रियल टाइम अपडेट होता है, 2B स्टैटिक 14 को अपडेट होता है। ठीक है, इसमें आपको आपकी इनपुट डिटेल्स मिल जाती है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट मिल जाता है, जो भी आपने परचेज किया होता है वो। जीएसटीआर 3B कंसोलिडेटेड रिटर्न होता है, जिसमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये आउटपुट, ये इनपुट, इनको एडजस्ट करते हैं, लायबिलिटी सेट ऑफ करते हैं, फिर रिटर्न हम फाइल करते हैं। ठीक है। जीएसटीआर 4 कंपोजिशन, तो उसमें हमने एक मैकेनिज्म समझा कि जीएसटीआर 4 के पहले CMP 08 क्वार्टरली बेसिस पे हर क्वार्टर एंड होने के बाद नेक्स्ट मंथ की 18 तक फाइल करना होता है, जिसमें आपको सिर्फ टर्नओवर बता के टैक्स का पेमेंट करना होता है। ठीक है। फिर जीएसटीआर 4 फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद साल भर का एक एनुअल रिटर्न होता है 30 अप्रैल। कंपोजिशन का डीलर इसको फाइल करता है। ठीक है। फिर जीएसटीआर 5 एनआरटीपी। एनआरटीपी वो होता है जो विदेश से आता है, टेम्परेरी बेसिस पे आता है, उसका कोई परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं होता। उसको रजिस्ट्रेशन 90 डेज़ के लिए मिलता है। बिजनेस कमेंस करने के 5 दिन पहले उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, एडवांस में टैक्स जमा कराना पड़ता है। तो उसको जीएसटीआर 5 फाइल करना होता है मंथली बेसिस पे, हर कैलेंडर मंथ खत्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ का 20। लेकिन अगर उसकी वैलिडिटी एंड हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तो जैसे एक्सपायर होते हैं विदिन 7 डेज, अब वो 20 तक का इंतजार नहीं कर सकता, विच एवर इज अर्लियर। ये जीएसटीआर 5। अगला है आपका जीएसटीआर 7। बुक में 7 है, चाहो तो अपन 6 भी पढ़ सकते हैं, पर 6 पता नहीं बुक में न जाने कहाँ बिखरा पड़ा है। 7 पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल है। किसके लिए है ये? टीडीएस के लिए। अब सर टीडीएस का जीएसटी में क्या रोल? तो मैं टीडीएस के पूरे सेक्शन में से, पूरा एक चैप्टर है आपका, उसमें से एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ ताकि हमारे माइंड में बैठे कि टीडीएस एप्लीकेबल कहाँ होता है। जब भी कोई भी सप्लायर गवर्नमेंट को कोई गुड्स सप्लाई करेगा, गुड्स हो के सर्विस हो, और गवर्नमेंट उसको पेमेंट 2.5 लाख से ऊपर का कर रही है, मतलब जो उसकी सप्लाई है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट जब भी पेमेंट करेगी तो 1% जीएसटी का डिडक्ट करेगी, टोटल वैल्यू का 1%, जीएसटी वैल्यू का 1% नहीं। तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल कि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, गवर्नमेंट ने मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया, मैंने सड़क, रोड जो भी बनाना था मैंने बनाया, गवर्नमेंट को बिल रेज किया। अब गवर्नमेंट जब मुझे पेमेंट करेगी तो गवर्नमेंट का इंटरनली भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। जैसे गवर्नमेंट 5% रिटेंशन का रोकती है, और भी किसी XYZ चीज़ों का गवर्नमेंट पैसा होल्ड करती है। तो मान लेते हैं गवर्नमेंट मुझे 10 लाख रुपीज़ पे करना चाहती है, तो गवर्नमेंट ने 5% तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट का रिटेंशन मनी उन्होंने होल्ड कर लिया क्वालिटी पर्पस के लिए। 10 लाख का 5% 50,000 तो ये होल्ड करेगी। फिर इनकम टैक्स भी है 194C, जिसमें बोलते हैं कि कोई भी पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है वन टाइम 30,000 और ईयरली 1 लाख से ज़्यादा पेमेंट है, तो उसको भी इंडिविजुअल HUF का 1%, और अगर अदर देन इंडिविजुअल HUF है तो 2% TDS डिडक्ट करना है। तो गवर्नमेंट, मैं इंडिविजुअल हूँ तो 1% उसका भी डिडक्ट करेगी, 10 लाख का 1%, 10,000 और डिडक्ट करेगी। फिर अब जीएसटी की भी लाइबिलिटी है कि जब गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को गुड्स और सप्लाई के अगेंस्ट में पेमेंट करेगी 2.5 लाख से ज़्यादा, तो 1% उसका भी डिडक्ट करेगी, तो 10 लाख का 1% वो भी डिडक्ट करेगी। तो 50,000 उन्होंने रिटेंशन का रखा, वो उनका इंटरनल मैटर है। 10,000 उन्होंने TDS का, इनकम टैक्स का TDS डिडक्ट किया, तो ये 10,000 अब गवर्नमेंट कहाँ जमा कराएगी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कराएगी। फिर 10,000 उन्होंने जीएसटी के नाम पे भी रोका, क्योंकि अलग अलग एक्ट है, अलग अलग बाउंडेशन है, तो गवर्नमेंट ने 10,000 ये भी रोका। अब ये कहाँ जमा कराएगी? वो जीएसटी डिपार्टमेंट में जमा कराएगी। ठीक है। अब चलते हैं अपन जीएसटी पे। गवर्नमेंट को ये 10,000 जो उन्होंने मेरे डिडक्ट किए हैं, ये गवर्नमेंट को जमा कराने, जीएसटी डिपार्टमेंट को जमा कराने, तो कैसे जमा कराएगी? विद जीएसटीआर 7। ये जीएसटीआर 7 की लाइबिलिटी मंथली है। अब मैं आपको एग्जाम्पल सिर्फ गवर्नमेंट का ले रहा हूँ। ठीक है। टीडीएस और किसी के भी ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है, अपन को पढ़ना बाकी है। ठीक है। तो जिस जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना बनता है, लायबल है,
टीडीएस समझते हो ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो टैक्स कौन डिडक्ट करेगा? सप्लायर के रिसिपिएंट, जो पैसे देगा, सिंपल। पैसे कौन देगा? रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट जब गवर्नमेंट सप्लायर को पेमेंट कर रहा है तब टैक्स डिडक्ट कर रहा है, और उसने पूरे महीने में जितने भी लोगों का टीडीएस डिडक्ट किया है वो नेक्स्ट मंथ की 10th को सरकार को डिटेल्स देगा इनवॉइस वाइज कि ये इनवॉइस नंबर था, इतने का मैंने माल परचेज किया है, उसका सो एंड सो मैंने पेमेंट किया है, पेमेंट का 1% टैक्स मैंने डिडक्ट किया है, ये टोटल टैक्स मैंने डिडक्ट किया है, ये टोटल मैं जमा करा रहा हूं। मैकेनिज्म डिक्टो सेम है इनकम टैक्स और जीएसटी के लिए। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? सप्लायर, इसने गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करा और इनवॉइस रेज करा, ठीक है, किसको? रिसिपिएंट को। अब जो मेरा रिसिपिएंट है वो इतना बड़ा आदमी है कि उसके ऊपर लायबिलिटी आ रही है किसकी? टीडीएस की। तो अब जब ये रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा, पेमेंट करते टाइम डिडक्ट करेगा टीडीएस। सिर्फ पेमेंट ही थोड़ी, हमने इनकम टैक्स का टीडीएस का चैप्टर तो पूरा पढ़ा है ना, डिक्टो कॉपी पेस्ट होता है, मैकेनिज्म पूरा सेम है, ज्ञान पूरा सेम है कि टीडीएस कब डिडक्ट करना होता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, विचएवर इज अर्लियर, ठीक है। तो भले ही पेमेंट नहीं कर रहे लेकिन क्रेडिट है तो वो टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। अब टीडीएस डिडक्ट किया तो पूरा महीना निकला, इस एक पूरे महीने में ऐसे न जाने कितने सप्लायर थे जिसका उन्होंने क्या कर दिया? टीडीएस डिडक्ट कर लिया। अब टीडीएस डिडक्ट करते करते, मैंने तो मेरा एग्जाम्पल है कि 10,000 डिडक्ट किया, ऐसे मान लो 10 सप्लायर थे तो इन्होंने 1 लाख रुपीज़ क्या कर लिए? डिडक्ट कर लिए। अब ये 1 लाख रुपीज़ क्या करेंगे? गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो भाई ये है हमारा गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी कॉमन पोर्टल, ठीक है। ये पोर्टल पे जाएंगे और GSTR7 फाइल करेंगे। GSTR7 में ये इनवॉइस वाइज डिटेल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इनका अमाउंट, ये टीडीएस अमाउंट, टीडीएस करते 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 टोटल हमारा टीडीएस जो मेरे एग्जांपल में कितना था? 1 लाख। चालान जनरेट करेंगे, गवर्नमेंट को 1 लाख पे करेंगे, GSTR7 क्या कर देंगे? सबमिट कर देंगे। जैसे ही GSTR सबमिट हो जाएगा, हार्दिक वापस आ जा, जैसे ही GSTR7 सबमिट हो जाएगा तो इन्होंने मेरा जीएसटी नंबर जरूर शो किया होगा, इन्होंने मेरा जीएसटी नंबर जरूर शो किया होगा, तभी तो जीएसटी का टीडीएस डिडक्ट होगा, नहीं तो क्यों होगा? है ना? सोचो, अनरजिस्टर्ड पर्सन का जीएसटी कैसे डिडक्ट करेंगे? उसने जीएसटी लगाया ही नहीं, है कि नहीं? तो भाई मेरा जीएसटी नंबर इन्होंने जरूर डाला होगा। तो अब इन्होंने जैसे ही रिटर्न फाइल किया तो मैंने गवर्नमेंट के अलग अलग 5-6 विभाग से काम किया था, 5-6 विभाग से 4-5 उनके बिल थे, टोटल 25 बिल के 5 विभागों ने मेरे टीडीएस डिडक्ट कर रखे थे, सबने अपना अपना GSTR17 करा, तो उस टीडीएस की इंफॉर्मेशन मुझे अलग से मेरे पोर्टल पे शो हो जाएगी। उसका नंबर मेरे को भी पता नहीं है और यहाँ पे गिवन भी नहीं है कि कौन से फॉर्म में, शायद GSTR7A है लिखा हुआ होगा इसमें, GSTR7A में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी मेरे बिहाफ पे, सप्लायर के बिहाफ पे। फिर मैं क्या करूँगा, उसका एक सेपरेट फॉर्म मुझे भरना होता है एक्सेप्टेंस का, कैसे? मेंशन करके। अब ये मैकेनिज्म समझना अच्छे से, मुझे उन्होंने खुद ने बता दिया कि सो एंड सो विभाग ने, सो एंड सो पार्टी ने आपका इतना इतना टीडीएस डिडक्ट करके हमारे पास जमा करा दिया है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सर उन्होंने जमा करा दिया तो डायरेक्टली मेरे कैश लेजर में दे दो ना, ताकि उससे मैं मेरी लायबिलिटी पे ऑफ कर दूं। वो कह रहे डायरेक्टली नहीं देंगे, आपको क्लेम करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उन्होंने जो टीडीएस डिडक्ट किया है वो बिल्कुल सही डिडक्ट किया है, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे? इसका भी एक फॉर्म फिल करते हैं, उस फॉर्म में हम मेंशन करते हैं कि सर ये देखो, ये जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में इन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया है ना, वो इनवॉइस मैंने सो एंड सो मंथ के GSTR1 में रिपोर्ट कर दिया है। समझेंगे नहीं? उससे क्या होगा कि सर ये जिस अमाउंट का टीडीएस डिडक्ट करके मुझे क्रेडिट देना चाहते थे, मुझे पैसे देना चाहते हैं, वो अमाउंट मैं ऑलरेडी मेरी लायबिलिटी में शो कर चुका हूँ और उसकी मैं लायबिलिटी बुक कर चुका हूँ। तो मैं अब हर टीडीएस के अमाउंट के अगेंस्ट में
मेरा GSTR नंबर 1 और उसका रिलेटेड इनवॉइस मेंशन करूंगा। मेंशन करने के बाद TDS एक्सेप्ट करूंगा। जैसे ही TDS एक्सेप्ट करूंगा तो इट इज लाइक अ रिफंड, वो चीज कहाँ आ जाएगी, मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आई तो मैं GSTR 1 में तो शो कर ही चुका था लायबिलिटी, अब मेरी 3B भी आ जाएगी। GSTR 3B में मैं मेंशन कर दूंगा कि भाई इतनी मेरी लायबिलिटी है, इतना मेरा इनपुट है, इतना मेरा टैक्स बनता है, मैं TDS ऑलरेडी कैश लेजर में ले चुका हूं, ये जो मेरी लायबिलिटी है उसको सेट ऑफ करूंगा तो कैश लेजर में पैसा होगा, उससे सेट ऑफ कर दूंगा। 3B क्या कर दूंगा, मैं फाइल कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली TDS को एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उन्होंने तो TDS रिपोर्ट कर रखा है, वो पड़ा रहेगा GSTR 7A में शो होता रहेगा। इट इज जस्ट लाइक दैट कि GSTR 2B में शो तो हो गया, 3B में आपको क्लेम करना था ना, तो 7A में शो तो हो गया पर आपको भी क्लेम करना था। आप क्लेम नहीं करोगे तो कैश लेजर में नहीं आएगा। सर कोई लास्ट डेट कभी भी क्लेम कर लो। हम हमारे क्लाइंट का 2-2 साल 3-3 साल का भी एक साथ क्लेम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आता है और फिर वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में है तो आपके ऊपर लायबिलिटी है तो पे ऑफ कर दो कैश लेजर से, नहीं है तो आप उसको चाहो तो रिफंड भी ले सकते हो। समझ में आया? नहीं तो कोई यूँ कहे ना कि सर मेरे ऊपर लायबिलिटी है ही नहीं, मेरा इनपुट बहुत सारा पड़ा है, मेरे पास इनपुट बहुत सारा है, जो भी लायबिलिटी इनपुट से मैं पे ऑफ कर ही सकता हूँ, तो फिर ये TDS डिडक्ट करके मतलब क्या है आपका? ओके भैया कैश लेजर में ले लो और उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो, रिफंड मिल जाएगा आपको। क्लियर? और कुछ पूछना है? पहले इधर का कंटेंट पढ़ ले अपन, फिर पूछना भाई प्लीज। एक मैकेनिज्म इसमें लिखा हुआ है, रह गया क्या? 4 चीज समझ लो। पहला, जो लोग TDS डिडक्ट करेंगे जमा कैसे कराएंगे? GSTR 7। ड्यू डेट क्या रहेगी? एवरी मंथ की 10th। ये लोग जमा करा देंगे तो ऑटो पॉपुलेट सामने वाले सप्लायर में कहाँ होगा? GSTR 7A। फिर अब TDS में, इनकम टैक्स में भी ये मैकेनिज्म है और यहाँ पे भी एक मैकेनिज्म है। इनकम टैक्स में ये मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा वाइड है, यहाँ पे उसका स्कोप थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना TDS की लायबिलिटी उन्होंने किसके ऊपर डाली? गवर्नमेंट विभाग पे। तो गवर्नमेंट विभाग पे आप जोर जबराई नहीं कर सकते कि आपने मेरा TDS डिडक्ट किया कि नहीं किया, डिडक्ट तो कर लिया, जमा कराया कि नहीं कराया, मेरे को सबूत दो, तो इतना नहीं होता नाटक। लेकिन इनकम टैक्स में TDS का कंसेप्ट तो आम है, हर किसी के ऊपर लायबिलिटी आती है। जिसका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है उसके ऊपर TDS की लायबिलिटी है, ऑडिट कराएगा TDS की लायबिलिटी है। तो अब मैं एज अ ऑडिटी असेसी किसी का भी TDS डिडक्ट कर रहा हूँ, तो जब मैं उनको पेमेंट देता हूँ 1 लाख रुपए से 10% डिडक्ट करके, तो मैं उनको कितने देता हूँ? 90,000 रुपये ही देता हूँ। तो अक्सर लोग जो पहली बार डील कर रहे होते हैं वो मुझ पर डाउट कर सकते हैं कि आपने 10,000 डिडक्ट कर तो लिया, पर हमें कैसे पता पड़ेगा जमा कराया कि नहीं कराया? हमें कैसे पता पड़ेगा? सर्टिफिकेट आता है। 2 मैकेनिज्म है ये पता करने के कि TDS जमा हुआ कि नहीं हुआ। पहले पता कैसे पड़ेगा? कि मैं रिटर्न फाइल करूंगा कि भाई साहब ये रामलाल है, ये उसका पैन नंबर है, मैंने इस नेचर का उससे काम कराया है, इतना उसका पेमेंट बनता है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली, इस रेट के अकॉर्डिंगली इतना मैंने TDS डिडक्ट किया, ये जमा करा दिया। जैसे ही मैंने उनके अपने TDS रिटर्न में उसका पैन नंबर शो किया तो अपने आप उसकी साइड पे एक फॉर्म जनरेट होता है 26AS। क्या बोलते हैं? 26AS। 26 नहीं, 26AS है ना। ये 26AS आपके TDS और TDS का सर्टिफिकेट है। ऐसे जितने भी लोग आपका TDS डिडक्ट करेंगे या आपसे TCS कलेक्ट करके जमा कराएंगे, तो जिसने आपका पैन कार्ड शो करा होगा वो सब आपके 26AS में शो हो जाएगा, नाम से, ट्रांजैक्शन से, पीरियड से और डेट से, कि इस डेट का ट्रांजैक्शन, इस क्वार्टरली पेमेंट में इन्होंने इतना पेमेंट किया, इतना जमा करा। तो यार अगर आप में से कोई लड़ने आए, सर आपने मेरा TDS डिडक्ट तो किया पर जमा कराया कि नहीं कराया, मुझे कैसे पता पड़ेगा? तो मैं क्या कहूँ, जा तेरा 26AS चेक कर ले। तो अगर समझदार है, पढ़ा लिखा है, आपके जितनी नॉलेज रखता है, ओके ठीक है, चेक कर लेता हूँ। नहीं दिखेगा तो फिर पढ़ना है। सर मैं नहीं समझता 26AS क्या होता है, मुझे नहीं समझता, ठीक है। अब जैसे ही मैं रिटर्न फाइल करूँगा तो रिटर्न फाइल करने के बाद उस रिटर्न को सरकार प्रोसेस करेगी और सरकार खुद अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली हर एक डिडक्टी का एक TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मुझे देगी।
मुझे देगी, आपको नहीं देगी। जिसने डिडक्ट किया है डिडक्टर, आप वो डिडक्टी। डिडक्टी को खुद चेक करना है तो 26 AS, वो कह रहा है मैं इतना कंपैटिबल नहीं हूं कि मैं 26 AS चेक करूं, मुझे तो आप सबूत दो। मैंने कहा ठीक है, पेपर डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, मैंने पैसा डिडक्ट किया है, जमा करा है, तो हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए पेपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो जैसे ही ये रिटर्न सबमिट होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम में पूरा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद सरकार मुझे ऑप्शन देगी कि इनका सर्टिफिकेट मैं डाउनलोड करूं और डाउनलोड करके उनको प्रिंट करके दे दूं। वो सर्टिफिकेट सरकार के द्वारा डिजिटली साइन होगा। ठीक है, आपको विश्वास नहीं है मुझ पर, 3 महीने रुको। 3 महीने क्यों रुको? क्योंकि इनकम टैक्स में TDS का रिटर्न मंथ क्वार्टरली जाता है। तो 3 महीने बाद मैं जब रिटर्न सबमिट करूंगा, सबमिट करने के बाद जब डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, आपको डाउनलोड करके मैं दे दूंगा, सबूत मिल गया आपको। सेम मैकेनिज्म यहाँ भी है। हाँ, गाँव अभी अपन इनकम टैक्स में चल रहे हैं भाई, अभी इनकम टैक्स में चल रहे हैं। इनकम टैक्स का कंसेप्ट वाइडर है, ये समझ में आएगा तो GST का छोटा वाला कंसेप्ट तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि वहाँ की एप्लीकेबिलिटी का स्कोप बहुत बड़ा है, वो हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल। ये हो गया अब इनकम टैक्स का। अब अपन आते हैं GST में। GST में भी सेम मैकेनिज्म है, पर GST में इनकम टैक्स की तरह क्वार्टरली TDS का रिटर्न नहीं है। यहाँ रिटर्न कितना है? मंथली। कब तक जमा होगा? 10 तारीख तक। 10 तारीख तक जमा हो गया तो उन्होंने भी इनकम टैक्स में जैसे 26 AS है, यहाँ पे 7A है, आपको शो हो जाएगा। आप इतने कंफर्टेबल नहीं हो तो कहा ठीक है सर, एज अ डिडक्टर मैं गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके सर्टिफिकेट डाउनलोड करता हूं और आपको वो डाउनलोडेड सर्टिफिकेट भी मैं देता हूं एज अ प्रूफ कि मैंने जो डिडक्ट किया वो सरकार को आपके नाम पे जमा करा दिया। ठीक है, तो ये तो रहा TDS डिटेल्स अवेलेबल टू डिडक्टिंग ऑन द कॉमन पोर्टल। ठीक है, और ये रहा TDS डिडक्ट सर्टिफिकेट, सॉरी वहां का वो जो डिडक्टी को शो होगा उसका फॉर्म नंबर 7A नहीं है, सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर 7A है। उसका तो मुझे याद भी नहीं उस फॉर्म का नंबर क्या है। अभी तक मैं क्या बोल रहा था कि ये सप्लायर, ये रिसिपिएंट, इन्होंने TDS डिडक्ट किया, इन्होंने सरकार के पास TDS जमा कराया, ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं GSTR 7। और अभी तक मैं बोल रहा था इसको जो ऑटो पॉपुलेट होगा वो होगा 7A। नहीं होगा, वो एक स्टेटमेंट होगा, उसका नंबर मेंशन नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। फिर ये लोग क्या करेंगे? पोर्टल से ही सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे और सर्टिफिकेट इसको दे देंगे। उस सर्टिफिकेट का नंबर है GSTR 7A। ठीक है, बस इतना सही है ये। अब है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ये अपन कल पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि ये QRMP स्कीम वाला है। आइडिया दे देता हूँ क्यों छुड़वा रहा हूँ, ये भी समझा देता हूँ। QRMP, तो इसमें से QR तो हमने समझ लिया क्वार्टरली रिटर्न, जो क्या हो जाता है सिर्फ GSTR 1 के लिए यही है, और किसी में पढ़ा क्या आपने? नहीं, GSTR 1 के लिए ही है। तो GSTR 1 के लिए QR क्वार्टरली रिटर्न, पहले 2 महीने में क्या फाइल करोगे आप? IFF। ठीक है, इस IFF की एक कंडीशन में बताना भूल गया कि IFF तभी फाइल होगा कि जब पहले 2 महीने का क्यूमुलेटिव सेल्स 50 लाख के अंदर अंदर है। तो अगर क्यूमुलेटिव सेल 50 लाख के अंदर नहीं है, एक्सटेंड कर जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली कहाँ शिफ्ट हो जाओगे? मंथली पे हो जाओगे। ठीक है, तो अब 1 के लिए क्वार्टरली रिटर्न, अब सर 3B भी तो क्वार्टरली हो गया, अब मंथली 3B फाइल करने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन बेटा मंथली पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो अब ये 2 पेज इस मंथली पेमेंट के लिए, इन्होंने कहा तुम्हारे पास मंथली पेमेंट तो करना ही पड़ेगा तुमको, वो ऑप्शन नहीं है कि चाहो तो मंथली करो नहीं तो क्वार्टरली कर दो IFF और GSTR 1 के लिए। नहीं, हम देश कैसे चलाएंगे? GST से मोटा पैसा आता है भाई। हम अगर आप क्वार्टरली पैसे देने लगे तो महीने का गुजारा कैसे होगा? तो पेमेंट तो मंथली है, लेकिन 2 सिस्टम है। एक है फिक्स्ड सम, फिक्स्ड सम में क्या होगा? हम आपके पिछले रिटर्न्स चेक करेंगे, उस रिटर्न्स में आप जो टैक्स पेमेंट करते हो ना, उस टैक्स पेमेंट का 35% पहले 2 महीने में जमा करा दो। हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म क्या हो गया? सिंपल हो गया। मंथली को क्वार्टरली कराए क्यों गया? सर कंप्लायंस में उलझ के रह जाते हैं, हिसाब ही लगाते रह जाते हैं, आपको हिसाब सबमिट करते ही रह जाते हैं।
तो परेशान हो जाते हैं हम, महीने के 2-2 3-3 रिटर्न है। तो ठीक है, मंथली मत फाइल करो, क्वार्टरली फाइल करो। रिटर्न क्वार्टरली फाइल करना, पेमेंट तो मंथली दो। सर पेमेंट कैसे दे? अब अगर पेमेंट करना है तो वो तो वापस से हिसाब तो लगाना ही पड़ेगा। मत लगाओ हिसाब। पिछले टैक्स पीरियड्स में जो भी टैक्स आपने पे किया है उसका 35% और 35% जमा करा। अभी मैं आपको इन डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ। पिछला टैक्स पीरियड कौन सा, प्रीवियस ईयर के पिछला क्वार्टर, वो अभी बाकी है, समझेंगे, ठीक है। अगर उस टैक्स पीरियड में टैक्स जमा नहीं कराया है, उधर कोई लायबिलिटी नहीं थी, तो यहाँ कराना है कि नहीं कराना, वो भी अभी बाकी है। अभी सिर्फ एक स्टैंडर्ड कि 35% पहले 2 महीने में जमा करा दो, तीसरे महीने में तो क्वार्टर खत्म हो ही जाएगा, उसमें तो आप रिटर्न फाइल कर ही दोगे, तो उधर तो एक्चुअल आपकी लायबिलिटी आ ही जाएगी। उसमें से जो जमा करा दिया वो माइनस कर दो, रिमेनिंग आप और जमा करा देना, सिंपल। ये कौन सा है, फिक्स सम, इसमें आपको हिसाब लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगला मेथड है आपका फिक्स सम के सिवा सेल्फ असेसमेंट। ये बेकार मेथड है, इसमें काम इधर से पकड़ोगे उधर से पकड़ो, बात वही पड़ती है। इसमें कहता है कि आपको हर महीने खुद ही हिसाब लगाओगे। क्या हिसाब लगाओ कि इस महीने इनपुट ज्यादा है कि कम है। अगर इनपुट कम है और टैक्स बनता है तो जितना बनता है उतना सिर्फ चालान के थ्रू जमा करा दो, वो पैसा आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा रहेगा। फिर अगले महीने वापस सेकेंड मंथ में आप क्यूमुलेटिव हिसाब लगाओ कि 2 महीने का इनपुट और 2 महीने का आउटपुट कम है कि ज्यादा है। कम है, दोनों महीने का मिला के टैक्स बनता है, तो वो टैक्स कंपेयर करो कि पिछले महीने जो जमा कराया था उससे कम है कि ज्यादा है। उससे कम है तो जयराम जी की, उससे ज्यादा है तो फिर आपको रिमेनिंग क्या करना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा। ये आप खुद देख रहे हो अपना इनपुट अपने पास ही, हमें मत बताओ, हमें नहीं जानना इनपुट है क्या आउटपुट है, कम है कि ज्यादा है। आप खुद हिसाब लगा लो, जमा करो दो। तीसरे महीने बाद क्वार्टर खत्म हो जाएगा, आप सारे रिटर्न फाइल करोगे ही सही, लाइबिलिटी आपकी पूरी निकल के आ ही जाएगी। जो लाइबिलिटी आई वो आपको पे ऑफ करनी है, उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट में थोड़ा अमाउंट आप ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा करा के बैठे हो, सेट ऑफ कर दो, लाइबिलिटी आपकी कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं? मैं अमाउंट से समझाता हूँ। 1, 2 and 3, मंथ नंबर 1, मंथ नंबर 2, मंथ नंबर 3। रिटर्न क्वार्टरली जाएगा, बस ये ए स्टडी की शीट बच जाए तो ऑफिस में दे दो। मैंने इसके लिए एक और चीज़ मंगा लिया, अब तुम्हारी तरफ रोशनी आएगी नहीं, वो डिलीवर नहीं हो रही सारी। मैं दिख रहा हूँ क्या ढंग से? मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 क्वार्टरली रिटर्न है, तो 3 भी तो क्वार्टरली ही फाइल होगा एंड में, चौथे महीने की 24 तारीख को, है ना? ओके। अगर 3B 24 को फाइल होगा तो टैक्स भी तो तभी पे होगा। सरकार कह रही है अबे टैक्स 3 महीने बाद पे होगा तो देश कैसे चलाएंगे, तो मंथली पेमेंट चाहिए हमको। यार भाई साहब रिटर्न फाइल कर ही नहीं रहा हूँ तो मंथली पेमेंट कहाँ से करूँ? हम नहीं जानते, तू तेरे घर घर में हिसाब लगा ले, हमें मत बता। तेरे को हमें बताने में मौत आ रही है ना कि बार बार मंथली रिटर्न फाइल करवा रहे हो, कहीं यही काम रह गया क्या? बता मत, चल हटा, ठीक है मत कर रिटर्न फाइल, हिसाब तो लगा ले पहले, और जो बनता है वो टैक्स जमा करा दे। तो मैंने हिसाब लगाया, अब अमाउंट सुन लेना। मैं सिर्फ टैक्स के अमाउंट की बात कर रहा हूँ, टैक्सेबल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 1 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 लाख पे लगने वाले टैक्स की बात कर रहा हूँ, इनपुट और आउटपुट की बात कर रहा हूँ। मैंने देखा कि मंथ 1 में मेरा इनपुट था 20,000, पर मेरा आउटपुट कितना है? 30,000 रुपये, ठीक है। तो आउटपुट और इनपुट 30 माइनस 20, तो ये 10 मुझे अगले महीने की 20 तारीख तक जमा कराने हैं। बहुत सिंपल है। लेकिन सेकंड मंथ में हिसाब चलेगा क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव क्या कि अब 2 महीने का मिला के इनपुट कितना है, 2 महीने का मिला के आउटपुट कितना है। मैंने कहा सर 2 महीने का आउटपुट हो गया मेरा 50 और 2 महीने का इनपुट हो गया मेरा मात्र 25, ठीक है।
तो अब जमा कितने कराने हैं? 25 में से कितने जमा कराता हूँ? 10। तो रिमेनिंग 25 माइनस 10 जो 15 है वो अगले महीने की 20 तारीख तक मुझे जमा कराना है। डन। फिर तो तीसरा महीना खत्म हुआ तो एक्चुअल इनपुट आउटपुट सब कुछ हो ही जाएगा। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट मान लो कि अब मेरा एक्चुअल आउटपुट पूरे क्वार्टर का हो गया 100 और मेरा जो इनपुट है वो पूरे क्वार्टर का हो गया 70। 100 माइनस 70 पेमेंट कितना करना है? 30 में से मैं 10 तो पहले ही कर चुका हूँ, माइनस कर दो। अब माइनस क्या कर दो? ये जो 10 मैं कर चुका हूँ वो मैंने पेमेंट करके कोई सबमिट थोड़ी करा था, कोई रिटर्न थोड़ी फाइल करा है, वो तो पेमेंट है, चालान जनरेट करा है, पेमेंट करा है। पेमेंट कहाँ पड़ा है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। अब कैश लेजर में पड़ा है 30 का पेमेंट करना है, कैश लेजर में ऑलरेडी 10 प्लस 15 25 तो पड़ा है, 5 का चालान और जनरेट करो, 5 और जमा कराओ, 25 हो गया, सेट ऑफ कर दो, रिटर्न फाइल कर दो। क्लियर? QRMP। अब इसमें डीमेरिट क्या है? सर हिसाब तो लगाना ही पड़ाना, जब हिसाब लगा ही रहा हूँ तो कॉपी पेस्ट करके रिटर्न भी सबमिट कर दूंगा। अगर भाई ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो सेल्फ असेसमेंट में हिसाब लगाओ, नहीं तो आपने पिछले क्वार्टर में कितने का टैक्स लायबिलिटी जमा कराई? 30 जमा कराई ना, तो पहले वाले में 30 का 35%, अगले वाले में भी 30 का 35% और फिर बाद में हिसाब देख लेना। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? ओके, इससे अच्छा मैं पढ़ा ही देता। रिसिपिएंट ही तो TDS डिडक्ट करेगा। आपने कहा ना वो गवर्नमेंट ही करेगी। लायबल गवर्नमेंट है। कौन कौन लायबल है अपन ने पढ़ा नहीं है अभी। रिसिपिएंट भी लिखा हुआ है। तो रिसिपिएंट गवर्नमेंट ही तो रिसिपिएंट है। ये गवर्नमेंट मतलब GST का डिपार्टमेंट गवर्नमेंट नहीं कह रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग होते हैं जो आपको ठेके अलॉट करते हैं, आप उनको गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करते हो तो उनके ऊपर TDS की लायबिलिटी है। जिनके ऊपर TDS की लायबिलिटी है यहाँ तो उनको रिसिपिएंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो GST 7A है ये फॉर्मेट है, मतलब फॉर्म है, क्योंकि जब आपने आप डिडक्ट कर दोगे तो शो हो जाएगा, तो फिर तो एक पैनल ही हुआ ना, मतलब कॉमन टोटल पे आएगा, जैसे पैनल है, फॉर्म नहीं है। सुनो मेरी बात, फॉर्म है नहीं है, पैनल है, क्या है, समझो। गवर्नमेंट जब भी कोई डॉक्यूमेंट इशू करती है ना, तो उस डॉक्यूमेंट की एक्नॉलेजमेंट के लिए उस डॉक्यूमेंट को एक नाम देना ज़रूरी है। कागज़ का टुकड़ा तो नहीं कह सकती ना कि क्या इशू करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। GSTR 7A देना है, ठीक है। तो GST REG 06 कौन सा था? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का था कि सरकार जो सर्टिफिकेट दे रही है उसका फॉर्म नंबर क्या है? REG 06। इस तरीके से जो सरकार सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर रही है उसका नंबर है 7A। और ये जो पोर्टल है, अब सरकार जो भी स्टेटमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन सबमिट करेगी, कोई रिपोर्ट जनरेट करके देगी, उस रिपोर्ट का भी तो एक नाम, कोई क्लॉज कुछ तो लिखेगी ताकि आइडेंटिफाई कर पाए कौन सी रिपोर्ट। लंबी लंबी हेडिंग थोड़ी बोलेगी कि इसमें से माइनस करने के वाली इसके डिफरेंस की रिपोर्ट। हाँ, रिपोर्ट दिस, रिपोर्ट A, रिपोर्ट B, रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 3, हर तरीके के नंबर्स होते हैं। अब जो सरकार ने ऑटो पॉपुलेट करके सप्लायर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, उस रिपोर्ट का फॉर्म नंबर क्या है ये नहीं पता, ये नहीं दे रखा। आप कहोगे मैं देख के बता दूंगा आपको, ठीक है। जो आपने डिडक्ट करा है वो आप 7 के थ्रू जमा कराओगे। यप। वो क्लेम किसके थ्रू करेगा? नहीं पता। वही उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो नंबर नहीं पता। वो भी एक तरीके का रिटर्न ही है, डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। अभी मैं देख के बता दूंगा। तुम ज़्यादा अगर वो हो रही हो बेचैनी तो मैं बुलाऊं उसको और अभी वो देख के बताए, चलेगा? ठीक। जैसे आप लोग क्वेश्चन वाला बताया था कि हाँ। इसमें कम ज़्यादा जमा कराना है, फिर जैसे कि कैसे होगी? ये जो प्रीवियसली डिसाइड होगा होगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, वही एडवांस टैक्स की तरह। एडवांस टैक्स में भी तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है? आप अंदाजे से खुद जमा करा के ही तो क्वार्टरली पेमेंट करते हो और फिर एक्चुअल लायबिलिटी कुछ और निकलती है। और आपने अगर पैसे कम जमा कराए होते हैं तो फिर इंटरेस्ट लगता है 3 महीने का, इसमें 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पे आपने फर्स्ट मंथ में पैसा कम जमा कराया तो जो डिफरेंस है उसका सेकंड मंथ तक इंटरेस्ट लगेगा। सेकंड मंथ में क्यूमुलेटिवली जो कम जमा कराया उसका थर्ड मंथ तक इंटरेस्ट लगेगा। थर्ड मंथ में तो बिना जमा कराए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है।
बेटा आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहे हो। तो फिर अगर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन इन हैंड होती, इतना अपन एक्यूरेट है, प्रॉम्प्ट है, तो फिर तो मैं रिटर्न ही मंथली फाइल कर दूंगा, है ना। आगे बढ़, फाइल नहीं की है, रिटर्न फाइल खाली जमा करा है, चालान क्रिएट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ गया। हाँ, उसकी भी एक कंडीशन है कि अगर वो पैसे ऑलरेडी कैश लेजर में पड़े हैं तो फिर क्या करना है, पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। चलो आगे बढ़ूँ मैं। अब छोटे छोटे रिटर्न आएंगे QRMP स्कीम के बाद। पहला है फर्स्ट रिटर्न। और फर्स्ट रिटर्न क्या है? फर्स्ट रिटर्न मतलब वही GSTR1, पहला GSTR1। फर्स्ट रिटर्न मतलब पहला GSTR1 किसके लिए? जिसके ऊपर GSTR1 एप्लीकेबल है। NRTP पे GSTR5 एप्लीकेबल है तो उसका पहला GSTR5। TDS TCS वालों के लिए GSTR7 GSTR8 एप्लीकेबल है तो उनका पहला GSTR7 GSTR8। फर्स्ट रिटर्न इज जस्ट अ मैकेनिज्म, इट इज नॉट अ रिटर्न। फर्स्ट रिटर्न करके कोई अलग से रिटर्न नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो ऐसा कोई 11 12 13 कोई रिटर्न नहीं है। ये तो एक मैकेनिज्म है जो क्या कहता है कि यार हमने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर नंबर 22 में ये पढ़ा कि अगर आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर लायबल होते हो, आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से टर्नओवर इंक्रीज होता है तो विद इन 30 डेज, ये आ गई थ्रेशोल्ड लिमिट, ये हो गए आप लायबल, ठीक है। लायबल होने के बाद विद इन 30 डेज आपको क्या करना होता है? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। आप 30 दिन के अंदर कभी भी अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर चलता है। आधा ऑथेंटिकेट कर दोगे तो 7 डेज, नहीं करोगे तो 30 डेज। फिर आपकी क्वेरी जनरेट होगी, उसके 7 डेज, उनके पास अगले 7 डेज, मतलब कहीं ना कहीं 1.5 महीना तो जाता है इस चीज़ में। तो अब आपको 30 डेज में अप्लाई करने के बाद आपको हो गया ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट दे दिया गया आपको। तो सर अब यूँ कह रहा है मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल यहाँ पे हूँ, सर्टिफिकेट मिल रहा है मुझे यहाँ, तो अपन ने टैक्स इनवॉइस में पढ़ा कि इस दौरान जितने भी इनवॉइस इशू हुए वो टैक्स इनवॉइस नहीं होंगे, वो सिर्फ इनवॉइस होंगे। और सर्टिफिकेट के 30 डेज के अंदर अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? रिवाइज इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रिटर्न ये कहता है कि पहले तो रिवाइज इनवॉइस इशू करो और फिर जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला वो सर्टिफिकेट जिस पीरियड को बिलोंग करता है, वो डेट जिस पीरियड को बिलोंग करती है, अब जब आप उस पर्टिकुलर पीरियड का रिटर्न फाइल करोगे तो वो कहलाएगा आपका फर्स्ट रिटर्न। और उस फर्स्ट रिटर्न में जब से आप लायबल हो तब से लेके कि वो पीरियड के एंड तक का आपको क्या देना है? सारी डिटेल्स सबमिट करनी है। अपन थोड़ा डेट वाइज चलते हैं। कैसे कि बोल बेटा, बर्थडे बोल। 9 दिसंबर को हम हो गए लायबल, ठीक है। 9 दिसंबर के बाद 30 डेज, मतलब हम ले लेते हैं 8 जनवरी, ठीक है, क्योंकि 31 का है तो 8 जैन, यहाँ तक आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना था। ऑब्वियसली 1 जनवरी को ही हमने अप्लाई कर दिया, उनके 7 क्वेरी के 7 अगले 7 21 दिन निकल गए। 1 तारीख को अप्लाई कर लिया था, 21 दिन में मेरे पास रजिस्ट्रेशन आ गया, मतलब मेरे पास रजिस्ट्रेशन आया 21 जैन, यहाँ आया मेरे पास सर्टिफिकेट, मतलब अब हुआ हूँ मैं रजिस्टर्ड, अब मेरे पास आया GST नंबर। तो पहले तो इस पूरे ड्यूरेशन में जो भी इनवॉइसेस हैं वो मुझे रिवाइज इनवॉइस 30 डेज में इशू करने हैं। लेकिन सर 30 डेज में कैसे इशू करो? एक लफड़ा है क्या कि ये जो जनवरी का महीना है ना, ये खत्म हो गया, ये 1 जैन, ये 31 जैन। अब जो जनवरी का महीना खत्म हुआ तो अब रिटर्न की लायबिलिटी आएगी, मंथली हो गए क्वार्टरली हो, आपकी इच्छा है। अभी अपन चलो मंथली लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा, क्वार्टरली में मेरे को एग्जाम्पल लंबा करना पड़ेगा। मान लेते हैं मंथली मेरे ऊपर लायबिलिटी है, तो मेरी ये जनवरी की लायबिलिटी कब आएगी? ऑन 11 फेब
11 फैब को जो मैं GSTR1 फाइल करूंगा, इट इज कॉल्ड माय फर्स्ट रिटर्न। ठीक है, अब इस फर्स्ट रिटर्न में मैं सिर्फ जनवरी की डिटेल्स नहीं दूंगा, जब से मैं लायबल हुआ हूं तब से डिटेल दूंगा। तो पहले रिटर्न में जो टैक्स का पीरियड होता है उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के भी इंफॉर्मेशन जाती है। समझना है? तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, क्या ये पॉसिबल है कि टैक्स पीरियड से भी ज़्यादा टाइम पीरियड का रिटर्न आप सबमिट कर सको? यस सर, इन केस ऑफ फर्स्ट रिटर्न। तो अब मुझे जो डिटेल्स देनी है वो 9 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर में मैंने जो भी बिजनेस किया है उसकी डिटेल देनी है GSTR1 में। GSTR2 है, जिसको मैंने मेरा नंबर दिया होगा वो उन्होंने शो कर दिया होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिया होगा तो उसका एक फॉर्म फाइल करता हूँ ना मैं, GST ITC 01 कि मेरे पास जो स्टॉक है 12 महीने के अंदर अंदर वाला, उसका मुझे इनपुट चाहिए, क्योंकि अब मैं क्या हो गया हूँ, लायबल हो गया हूँ। तो वो इनपुट का मैं फॉर्म भरा हुआ, तो वो पैसा कहाँ आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद जिसको मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा उन्होंने मेरे नंबर के थ्रू मुझे इनवॉइस डाला हो तो वो 2A में आ जाएगा। फिर मैं 3B फाइल करूँगा तो 2A वाला इनपुट 2B वाला इनपुट भी कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। इनपुट आउटपुट एडजस्ट करने के बाद वो लायबिलिटी पूरी मैकेनिज्म जो चलेगी वो चलेगी। बस याद क्या रखना है, फर्स्ट रिटर्न में जो टाइम पीरियड होता है वो यूजुअल मंथ से क्या हो जाता है? लॉन्गर हो जाता है। क्लियर? अब वो रिवाइज इनवॉइस का जो 1 महीने का पीरियड है वो मेरे लिए कितना रह गया? 21 जनवरी से 11 फरवरी रह गया। अब क्यों मेरे को इससे पहले ही करके तभी तो मैं दे पाऊंगा आगे, नहीं तो फिर मैं रिटर्न में जा ही नहीं पाऊंगा। है तो 30 दिन ही। वो ये नहीं कहता विच एवर इज अर्लियर। सुन लो, इसका क्वेश्चन बहुत वैलिड है सर। फिर वो जो रिवाइज्ड इनवॉइस था कहां से कहां तक का? 9 दिसंबर से कि 21 जनवरी तक, जब तक सर्टिफिकेट नहीं आया था, इन डेज का जो मुझे रिवाइज इनवॉइस जैसे ही सर्टिफिकेट आया उसके 30 डेज में मुझे फाइल करना था, मतलब इशू करने थे। तो सर आपको 30 डेज तो मेरे कम हो गए, तो 11 फरवरी हो गए। तो ऐसा कोई विच एवर इज अर्लियर वाला रूल है क्या? नहीं, विच एवर इज अर्लियर वाला रूल नहीं है, उसके तो 30 डेज ही है। लेकिन अगर आपको वो GSTR1 में रिपोर्ट करना है तो बाय डिफॉल्ट आपको GSTR1 से पहले रिवाइज इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे, और उस रिवाइज इनवॉइस के जो नंबर होंगे वो GSTR1 में मेंशन करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर अगले GSTR1 में आप क्या कर देना? अमेंड कर देना। लाइबिलिटी कहीं खत्म नहीं होगी आपकी, लाइबिलिटी तो उतनी की उतनी ही रहेगी। फर्स्ट रिटर्न में 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक की डिटेल्स जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट रिटर्न है आपका GSTR8। अभी इनकी एडिटिंग की प्रॉब्लम है। ये जब GSTR पढ़ा रहे थे अपन को तो इनको लाइन से ही पढ़ाने चाहिए थे। 1 2 3 रेगुलर का हो गया, 4 कंपोजिशन का हो गया, 5 NRTP का हो गया, 6 ISD का हो गया, 7 TDS का हो गया, 8 TCS का हो गया। ऐसे पढ़ाना चाहिए था। हमारे नोट्स ऐसे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, अब 7 और 8 एकदम पैरेलल है, बिल्कुल आइडेंटिकल। सिर्फ चेंज कितना है कि 7 किसका है? TDS का, और 8 किसका है? TCS का। TCS कौन कलेक्ट करेगा? सप्लायर के रिसिपिएंट। TCS कौन कलेक्ट करेगा? सप्लायर करेगा। जितना भी सप्लायर ने TCS कलेक्ट करा है मंथली बेसिस पे उसको रिटर्न फाइल करना है। क्या डेट है? वही अगले महीने की 10 तारीख। इसमें मंथली या क्वार्टरली नहीं है, वही मंथली है, TDS की तरह मंथली है। ड्यू डेट भी क्या है? 10 तारीख, बिल्कुल सेम। इसने सप्लायर ने जो TCS कलेक्ट किया है अब 10 तारीख को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा और सरकार को टैक्स का पेमेंट कर देगा। जैसे ही इसने पेमेंट कर दिया तो इसका अब जो रिसिपिएंट है उसको वो स्टेटमेंट शो हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि मैंने जमा करा दिया। अब इसने एक बात और बोली जो GSTR7 में भी थी, वहां नहीं लिखी, यहाँ लिख दी। क्या? पहले तो वही 10 तारीख है सर,
कॉमन पोर्टल पे डिटेल अवेलेबल करवा दी जाएगी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अगली चीज़ क्या बोली उसने, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब टीसीएस टीडीएस वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो टीडीएस मेजरली किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर। टीसीएस मेजरली किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, इको के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के, उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो सप्लायर्स माल सप्लाई करते हैं तो उसके अगेंस्ट में टीसीएस क्या करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है, मैकेनिज्म पूरा हम वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन हाँ ये समझ लो कि ये रिटर्न किसको फाइल करना है, इको को फाइल करना है। ठीक है, अब फाइल करा, सर कोई ऊंच नीच हो गई, गलती हो गई, अमेंडमेंट कर लो, तो अमेंडमेंट सारे रिटर्न्स का एक जैसा है। 1 से लेके कि 9 तक, 9 तो खुद अपने आप में एनुअल रिटर्न है, 1 से लेके 8 तक सबका सेम है। कब तक अमेंड कर सकते हो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर या एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्ली। ये मैकेनिज्म टीडीएस वाले जीएसटीआर 7 में भी था, यही मैकेनिज्म जीएसटीआर 8 में भी है। ठीक है, जीएसटीआर 5 में ये मैकेनिज्म नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो 90 दिन का ही तो रजिस्ट्रेशन है, फिर तो रजिस्ट्रेशन ही क्या हो जाएगा, कैंसिल। आप जो वो 7 दिन बाद फाइनल रिटर्न फाइल करोगे उसमें सारे अमेंडमेंट कर पूरा देना, फिर 30 नवंबर तक की बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, जीएसटी में टीडीएस टीसीएस आया ही जब आप इनवॉइस की डिटेल दे रहे हैं, उसका जीएसटी नंबर सब डाल रहे हैं, रिसिपेंट कौन है, तो इधर आए क्योंकि इनकम टैक्स में तो वैलिड था, उन्होंने किससे परचेज करा उसके लिए, मतलब इसमें दे ही नहीं रहे, इधर तो हर महीने बता रहे हैं, उधर ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं दिख रहा हूँ क्या, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है कि सर टीडीएस और टीसीएस का कंसेप्ट लाए ही क्यों, इनकम टैक्स में क्यों लाए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ताकि कोई खा के भग नहीं जाए। यहाँ पे भी सेम ऑब्जेक्टिव है, सरकार को सिर्फ इंफॉर्मेशन ही चाहिए, इसलिए टीडीएस और टीसीएस का आप मैकेनिज्म देखो। टीडीएस आ रहा है गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर और टीसीएस आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो इन लोगों ने पकड़ लिया किसको, बड़ी मछली को, ताकि बड़ी मछली से जुड़ी हुई जितनी भी छोटी मछलियाँ हैं वो अपने आप ही जाल में क्या आ जाए, फसाई में आ जाए। पूरी डिटेल तो दे रहा है ना, बंदा किसने क्या करा, पकड़ना तो यूं भी पकड़ लो, मुझे मैं आपको बेच रहा हूँ, तो पता है इससे करने नहीं था, जिसने नहीं दी तो जिसने नहीं दी डिटेल तो अभी जैसे मैं एग्जाम्पल से बताऊँ आपको, बता रहा हूँ ना, बताओ। इसका ये कह रहे हैं कि जब जीएसटीआर 1 में ऑलरेडी सारी चीज़ें हम डिटेल्स दे ही रहे हैं तो उससे ही पकड़ लेना ना। यही तो हम जानना चाहते हैं कि आप जीएसटीआर 1 में सारी डिटेल दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अब एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ मैं आपको। मेरा एक क्लाइंट है, वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट करता है, रेलवे का ठेकेदार है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं उसको रेलवे के, और रेलवे वाले उसका 1% टीडीएस डिडक्ट करते हैं। अक्सर उसका 4-6 महीने में 2-4 लाख का टीडीएस इकट्ठा हो जाता है। तो वो मुझे कहता है कि सर टीडीएस क्लेम करो। तो जब मैं ये टीडीएस की वर्किंग उसकी करता हूँ तो मैंने बताया ना, एज अ सप्लायर को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि इन्होंने जो टीडीएस डिडक्ट किया है ये मैंने इस इनवॉइस को इस जीएसटीआर 1 में क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। अब जब मैं उसकी ये वर्किंग करता हूँ तो मेरे को बहुत सारे ऐसे पेमेंट्स मिलते हैं जिसका जीएसटीआर 1 उसने मुझे बताया ही नहीं होता। तो फिर हमें पहले जीएसटीआर 1 उसका अमेंड करना पड़ता है और उसके बाद में टीडीएस क्लेम करता हूँ। तो उसकी जो लायबिलिटी रह रही थी, पकड़ में आता, जब भी पकड़ में आता हूँ, लेकिन जो लायबिलिटी रह रही थी वो अभी रिसेंटली अपने आप पता पड़ गया ना। मैं पकड़ने में मेहनत करूँ और एक जाल ऐसा बिछा दूँ कि खुद शिकार चलता हुआ आ जाए मेरे पास, तो बेटर क्या है, शिकार खुद आ जाए। अब इसमें मुझे उसका जीएसटीआर 1 खुद से अमेंड करना पड़ा, जीएसटीआर 3B में टैक्स जमा कराना पड़ा, इंटरेस्ट भी मैंने खुद से ही जमा कराया। जब वो पकड़ते, मेहनत करते और किस किस को पकड़ने जाते, तो मैकेनिज्म ऐसा बिठाओ ना कि सारे लोग अपने आप ही टैक्स पढ़ते हुए हो जाए इसमें। ठीक है, इको में बिना रजिस्ट्रेशन आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। गलत ध्यान है तेरे को। इको 2 तरीके के इको है। एक इको जो प्लेटफॉर्म जनरेट करके गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नहीं वो अलग चीज़ है। वो 9(5) वाला इको अलग है, उस पर बाद में आऊँगा। एक इको नॉर्मल इको फ्लिपकार्ट अमेजोन वाला, जिसमें सेलर रजिस्टर होते हैं, अपना गुड्स बायर को बेचते हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू। इसमें कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर हो ही नहीं सकता।
ये इनके ऊपर लायबिलिटी है। इको वाले किसी भी अनरजिस्टर्ड या कंपोजिशन डीलर वाले का माल अपने प्लेटफॉर्म के पे सेल कर ही नहीं सकते, तो कौन आएगा? रजिस्टर्ड ही आएगा। और अगला इको कौन है? जो स्पेसिफाइड सर्विसेज है 9(5) में, ओला एंड ओयो वाले, जोमेटो स्विगी वाले, अर्बन कंपनी वाले, ठीक है, जो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे लोगों की अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसमें तो इसी को क्या मान लिया हमने, इसी मोटी मछली को ही क्या मान लिया? टैक्सेबल पर्सन। तो इसमें टीसीएस की ज़रूरत नहीं है। टीसीएस की ज़रूरत कहाँ पर है? ये यहाँ पे फ्लिपकार्ट अमेजोन में। समझ में आया? 9.93 में 9.19 ढूंढो भाई क्या है। 9.19 9 वाला चैप्टर कौन सा है? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट, पहला वाला पॉइंट, फिफ्थ का 1 वाला ही ना। मैं सही बोल रहा हूँ मेरे भाई। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, यही मतलब कह रहा है वो कि 9(5) में जो सर्विसेज मेंशन्ड है उसमें जब इको खुद टैक्सेबल पर्सन है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन है। तो अब वो जो सप्लाई ओला ओयो वाले हैं उनको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उनका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है तो लेंगे इसे। यही बात बोल रखी है। नेक्स्ट 9(9)A 9(B) और एक 9(C) भी होगा यार, नहीं पढ़ाना मेरे को यार, छुट्टी कर दूं क्या? बता देता हूं लेकिन यार तुम कौन से आकाल में पैदा हुए थे यार? 10 बता देता हूँ यार, छोटे वाले बता दो। हाँ बोल क्या कह रही बेटा? हाँ मैंने देख लिया था। 9(A 9(B 9(C) और 9 एनुअल रिटर्न है। एनुअल रिटर्न जो आपने 12 रिटर्न फाइल किए उसके डेटा को लॉक करने के लिए एनुअल रिटर्न आपको 31 दिसंबर से पहले फाइल करना होता है। अगर कोई ऑडिटी एसएससी है, ऑडिटी एसएससी कौन होता है जीएसटी में? जिसका टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड कर जाए तो उसको अब जीएसटी ऑडिट भी करवानी होती है। टैक्स ऑडिट 1 करोड़ के ऊपर अलग चीज़ है, उसमें हम टैक्स ऑडिट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं। जीएसटी ऑडिट 5 करोड़ के ऊपर है तो जीएसटी ऑडिट अलग चीज़ है, उसमें हम ऑडिट रिपोर्ट जीएसटी डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं। अगर ऑडिट करानी कंपलसरी है तो आपको एक 9(C) एक और स्टेटमेंट बनाना पड़ता है विच इज़ अ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आपको एज पर इनकम टैक्स या एज पर आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो डेटा है उसको एज पर जीएसटी रिटर्न्स जो आपका टर्नओवर है वो इन दोनों को रिकन्साइल करना पड़ता है। अगर कोई चेंज नहीं है, मैंने 6 करोड़ का माल सेल करा है, 6 करोड़ का रिटर्न फाइल किया है, तो रिकन्सिलिएशन बिल्कुल एक बार में मैच हो जाएगा बीआरएस की तरह, मतलब एक तरीके से बनाने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन सर कोई बड़ा डीलर होता है तो बहुत सारे गुड्स रिटर्न आते हैं, बहुत सारे इन्वॉइसेस कैंसिल होते हैं, डेबिट नोट होते हैं, क्रेडिट नोट होते हैं। तो एज पर फाइनेंशियल डेटा मेरा टर्नओवर है 6 करोड़, पर जब मैंने रिटर्न फाइल किए थे तब टर्नओवर हो गया था 6.5 करोड़। तो 5 करोड़ का क्या उसमें अप्स एंड डाउन है, किस तरीके से ये डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसका आपको बीआरएस की तरह, बीआरएस समझते हो ना आप लोग, बैलेंस एज पर जीएसटी, ये चीज़ें प्लस माइनस करो, बैलेंस एज पर फाइनेंशियल डेटा ऑडिट रिपोर्ट, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, ये स्टेटमेंट 31 इसकी क्या होती है? लास्ट डेट। कौन फाइल करेगा? 9(C) ऑडिटेड। 9 सबको फाइल करना होता है। हाल फिलहाल सरकार ने 9 डेफर कर रखा है कि जिसका टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर अंदर है उसको एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है। उसने जो डेटा क्वार्टरली और मंथली रिटर्न में फाइल किया है वही हम 9(A) बनाएंगे और वही एक्सेप्टेड माना जाएगा, ऑटो पॉपुलेट कर लेंगे और वही एक्सेप्टेड माना जाएगा। लेकिन जिसकी ऑडिट, जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है
तो ऑटो पॉपुलेटेड वाला नहीं चलेगा, तुम्हें भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा GSTR 9 के थ्रू कि 9A में आपने तो सम करके बता दिया, 12 रिटर्न में हर रिटर्न में 1-1 करोड़ था, तो आपने तो 9A में 12 करोड़ की मेरी लायबिलिटी बता दी, लेकिन मेरे को अगर उसमें कुछ प्लस माइनस करना है, कोई एडजस्टमेंट करना है, तो वो अब मैं किस में कर सकता हूँ, 9 में कर सकता हूँ। इसमें आपको आपके स्टॉक वगैरह की भी डिटेल देनी पड़ती है। एंड्रेस कर लेते हैं आप, करना चाहते हो आपकी मर्जी है। ऑब्लिगेशन कब है, 5 करोड़ के ऊपर, ठीक है। अगर आप 5 करोड़ के अंदर का टर्नओवर है, आप 9 फाइल नहीं करते हो, तो 9A को ही हम 9 फाइल मान लेंगे, जो आपने डेटा सबमिट किया था वही हम क्या मान लेंगे, फाइनल मान लेंगे। क्लियर। GSTR 10 आपका कहना ये है कि मेरे एक्चुअल टर्नओवर है 25 करोड़, 9 करोड़ आ रहा है, 10 करोड़ आ रहा है। और ये 10 करोड़ क्यों आ रहा है, डिपार्टमेंट के हिसाब कहाँ से आया, जो मैंने GSTR 1 फाइल किया उससे आया। इसका मतलब मैंने डिपार्टमेंट को खुद ने ये बताया कि मेरा टर्नओवर कितना है, 10 करोड़, पर आप कह रहे हो कि मेरा टर्नओवर तो 25 करोड़ है, तो फिर ये तो इवेजन ऑफ टैक्स हुआ ना, डिफॉल्ट में तो हो ही सी आप, वो गलत है। मतलब उन्होंने जो कैलकुलेशन करी वो गलत नहीं है, मैंने जो प्रीवियस डेटा दिया था वो गलत है, क्योंकि ये कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे, ये तो प्रीवियस डेटा का क्या कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं बस। तो ये आपको एक तरीके से बता देते हैं कि देख भाई तेरा टर्नओवर 10 करोड़ है क्या, क्योंकि तूने मुझे पहले ये बताया था। आप कुछ नहीं कह रहे हो तो मान लेंगे हाँ यही है, लेकिन आप बैक ऑफ द माइंड जानते हो कि ये नहीं है, 25 है, तो आपको 25 करके अपने डेटा को करेक्ट कर लो। नहीं करोगे और वो आके पकड़ेंगे तो मारेंगे फिर डंडे से, ठीक है। हेलो मैंने 10 करोड़ शो किया था, असल में 25 है, 20 तक मैंने सही कर दिया सब कुछ देख दाख के। 5 करोड़ की मैं चोरी करना चाहता हूँ, पकड़ा गया तो चोर, ठीक। एक दो बातें रह गई होगी तो पढ़ेंगे, नहीं तो हो गया, ठीक है। 10 अपन पूरा पढ़ेंगे। 9 और 10 में फाइनल रिटर्न गया, खत्म, टाटा बाय बाय वाला, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला, कि अब मेरा रजिस्ट्रेशन में क्या करना हूँ, कैंसिल कर। तो इस फाइनेंशियल ईयर में जितना बिजनेस हुआ, जो मेरा फाइनल रिटर्न है वो सब बता बतू के, जो भी मेरा स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है उसका ये इनपुट मैंने क्लेम कर रखा था, ये टैक्स वैक्स ले लो, मेरे को माफ़ करो, बाय टाटा सी यू वाला, ठीक है। कब तक फाइल करना है ये आपको, विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, दोनों में फ़र्क है। हो सकता है कि आपको ऑर्डर आज मिला हो और कैंसिलेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर रखा हो, तो जिस दिन से कैंसिल किया है वो, या जिस दिन आपको ऑर्डर मिला है वो, विच एवर इज लेटर के 3 महीने के अंदर अंदर। सर धंधा बंद करना है तो ऑर्डर लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ना यार, मेरी मर्जी में जा रहा हूँ बस, फिर वो उनको जो इनपुट पे तूने टैक्स, जो स्टॉक पे इनपुट खाया वो कैसे देगा वापस, हाँ तो बस, तो फिर वो देंगे ना, हाँ भाई ठीक है हमारा पैसा हिसाब किताब फ्री, लिखवा के लेगा ना उनसे, वो वाली बात है। ये कहाँ लिखा हुआ, मत बता दो, ऐसा नहीं है, ये रिटर्न है ना, मतलब यूँ समझ लो, ये रिटर्न होना ना होना बराबर है, खत्म ही कर दिया सर उन्होंने 3 लाइन में, बताया नहीं कि इस रिटर्न में इंफॉर्मेशन क्या देनी, ये तो बताया ही नहीं, तो चलो थोड़ा बहुत काम हम कर लेते हैं।
आप बंद करके जा रहे हो तो कैंसिलेशन के अप्लाई से पहले आपके GSTR 1, 2, 3 भी सब प्रॉपर्ली फाइल होने चाहिए। वो सारा पहले फाइल होगा, वो जो नॉर्मल रिटर्न चल रहा तो होगा ही होगा। इसमें तो आपको आपके स्टॉक की डिटेल देनी पड़ेगी, इसमें तो आपको आपके रीजन देना पड़ेगा, कैंसिलेशन क्यों कर रहे हैं वो सब, ठीक है। GSTR 11 खत्म खत्म खत्म, बस 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 जरा सा है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम सब समझ जाओगे, देखना, इतने इंटेलिजेंट हो तुम लोग। बस GSTR 11 किसके लिए है? जिनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू किया गया, UNO, यूनेस्को, एमबेसीज, ये सब, ठीक है। क्यों दिया जाता है अब समझना। जिसके पास UIN है, इट इज़ इक्वल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। UIN है मतलब रजिस्टर्ड नहीं है। UIN को जो भी हम सप्लाई करते हैं, इट इज़ लाइक B2C, ठीक है। तो UIN वाला अपना GSTR 11 क्यों फाइल करता है? दो रीज़न के लिए। एक, अगर हमने उनको UIN दिया है किसके लिए? रिफंड के लिए, तो रिफंड क्लेम करने के लिए। और एक हमने उनको UIN दिया है, गवर्नमेंट ने खुद ने UIN दिया है सिर्फ पहचान के लिए कि आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं करते लेकिन बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो, तो आपके थ्रू हम पकड़ना चाहते हैं कि कौन कौन आपको माल सप्लाई कर रहा है। तो सिर्फ इनवर्ट डिटेल्स मेंशन करने की, आपको सिर्फ GSTR 11 में ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस किस से क्या क्या खरीद के लाए हो। बस दो रीज़न हो गए। जिनको रिफंड के लिए UIN दिया है वो रिफंड क्लेम करेंगे, और जिनको सिर्फ पहचान के लिए दिया है वो सिर्फ इनवर्ट डिटेल्स मेंशन कर देंगे, ताकि सरकार को पता पड़ जाए कौन कौन कमीनों ने इनको माल बेचा है और हमें बताया नहीं है। ठीक है, खत्म, बाय, टाटा, सी।